नमस्कार, जियो पॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 9 अक्टूबर को जो नाइट को काबुल के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तानी ड्रोन, अभी क्लियर नहीं है, उसके द्वारा अटैक किया गया, जिसके बाद कुछ लोगों के इंजरी और डेथ की खबर आ रही है। और साथ में 9 अक्टूबर को चाइना ने नए रूल्स लेके आए हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। आज हम इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे और इन दोनों चीजों का क्या भारत के ऊपर असर होने वाला है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जो काबुल में हमला किया पाकिस्तानी एयरफोर्स या ड्रोन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात ये, पाकिस्तान में वो क्या रहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुताकी जी, वो 6 दिन के लिए भारत दौरे पे आए हुए हैं और भारत के विदेश मंत्री से मिले हैं। और साथ में जो देवबंदी का हमारा सहारनपुर के अंदर मेन सेंटर है, वहां भी जाएंगे विजिट करने के लिए। तो इससे पाकिस्तान काफी चिढ़ गया है, जो देवबंदी इस्लाम और जो ये अफगानिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर इंडियन सोइल पे हैं, इससे पाकिस्तानी काफी चिढ़ गए हैं। और ये लड़ाई अभी से नहीं, जब से 2021 में तालिबान फिर से पावर में है अफगानिस्तान, तब से ही हो रही है। तो लड़ाई का मेन कारण ये है कि एक ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, TPP। तो इस ग्रुप को पाकिस्तान का तालिबान बोलते हैं। जैसे एक अफगानी तालिबान है, वैसे पाकिस्तानी तालिबान है। तो इन्होंने जब से तालिबान का टेक ओवर हुआ काबुल और अफगानिस्तान के अंदर, तब से इन्होंने अपने अटैक्स को इंक्रीज कर दिया है। पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज है जो अफगानिस्तान से लगते हैं, जैसे एक खैबर पख्तूनख्वा रीजन है और दूसरा बलोचिस्तान रीजन है, तो इन एरियाज में बहुत ज्यादा डेडली अटैक्स किए हैं इस TTP ग्रुप ने, जिसको पाकिस्तानी तालिबान भी बोलते हैं। तो ये अटैक पिछले कुछ सालों में और बढ़ गए हैं और स्पेशली 2024 और 25 तो सबसे ज्यादा डेडलीस्ट ईयर रहा है, जिसमें मोर देन 700 पाकिस्तानी सिविलियंस या आर्म फोर्सेस या पुलिस के बंदे पाकिस्तान के जो है वो मारे गए हैं TTP के अटैक के अंदर। तो इसके बाद पाकिस्तान ये एलिगेशन लगा रहा है कि जो TTP है इसको अफगानी तालिबान ही फंड कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इतने सारे अटैक्स हो रहे हैं। तो ये TTP ग्रुप बेसिकली है क्या? ये TTP ग्रुप बेसिकली 2007 में फॉर्म किया था, जिसको पाकिस्तानी तालिबानी बोलते हैं। इसके फॉर्मेशन का मेन रीजन ये था कि जब से वॉर ऑन टेरर स्टार्ट हुआ 9/11 के बाद 2001 में, उसके बाद जो ये बॉर्डर एरिया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, जिसको हम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस भी बोलते हैं, उस एरिया में बहुत सारे एक्टिविटीज बढ़ गई अमेरिकन फोर्सेस की और पाकिस्तान फोर्सेस की, क्योंकि उस टाइम पे वो अलकायदा और तालिबान के मेंबर्स को यहाँ ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्होंने ये तोरा बोरा का जो माउंटेन रीजन है इसको क्रॉस करके पाकिस्तान में आ गए। जैसे हमें पता है 2011 में ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिले थे। तो वैसे ही जो तालिबान की लीडरशिप थी और जो अलकायदा की लीडरशिप थी, वो 9/11 के बाद अफगानिस्तान छोड़कर इस बॉर्डर एरिया में शिफ्ट होगी जो पाकिस्तान का एरिया है। तो इस टेरिटरी में आने के बाद यहाँ पर बहुत सारे अटैक बढ़ गए अमेरिकन फोर्सेस के और पाकिस्तान फोर्सेस के, क्योंकि दोनों मिलकर वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट लड़ रहे थे। तो इसके बाद यहाँ लोकल सिविलियंस बहुत सारे मारे गए इस क्रॉस फायर में। लड़ाई तो पाकिस्तान अफगानी तालिबान और अलकायदा के मेंबर्स के साथ थी, लेकिन जो लोकल सिविलियन पॉपुलेशन थी उनके बहुत सारे लोग मारे गए, जिसके बाद एक यहाँ रिसेंटमेंट इंक्रीज हो गया पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट और अमेरिकन फोर्सेस के अगेंस्ट। इसी रिसेंटमेंट का फायदा उठा के कुछ लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, जिसको तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोलते हैं या पाकिस्तान तालिबान। तो ये 2007 में फॉर्म हुआ था और इसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल सिमिलर सी है जैसे तालिबान जो अफगानिस्तान में उस जैसी है। तो ये जब से 2021 में पावर में आया है तालिबान का अफगानिस्तान में, तो उसके बाद से इन्होंने अपने अटैक फिर से इंक्रीज कर दी। बीच में ये थोड़े साइलेंट हो गए थे क्योंकि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके अगेंस्ट बहुत सारे ऑपरेशन चलाए, जिसके बाद ये इनका ग्रुप कमजोर हो गया था। लेकिन 2021 के बाद इनको बॉर्डर से उस साइड से सपोर्ट मिली या जो भी रीजन रहा, उसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा अटैक्स बढ़ा दिए। और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि इसको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रो सपोर्ट कर रही है और फंड कर रही है, और अफगानी सोइल पे ये रह के प्लानिंग कर रहे हैं और पाकिस्तानी सोइल पे आके अटैक्स को प्लान कर रहे हैं और एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये मेन इनकी लड़ाई का रीजन है। अब इस लड़ाई को सुलझाने के लिए चाइना ने बहुत सारी कोशिश की है पिछले 2-3 सालों में। जब भी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर बियांगी या फिर अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जब भी एक साथ बैठे, तब इन्होंने कोशिश की कि जो अफगानी तालिबान है और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट चला हुआ है उसको रिजोल्व कराया जाए, क्योंकि चाइना के बहुत सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है पाकिस्तान में। तो उन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाई रखा है, जो ग्वादर पोर्ट बलोचिस्तान में वहां से लेकर लाहौर या नॉर्थ जो पाकिस्तान है वहां तक जा रहा है लाइन। तो उनका ये जो प्रोजेक्ट है CPEC, उसको ये बढ़ा के अफगानिस्तान में भी लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है और बलोचिस्तान में बहुत सारे चाइनीज नेशनल को भी पिछले सालों में टारगेट किया है वहां पर बलोची लिबरेशन आर्मी ने भी। तो अब चाइना ये नहीं चाहता कि ये जो उनके इन्वेस्टमेंट है ये कहीं इनके ऊपर खतरा पड़े, इसलिए ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान
के बीच में जो डिस्प्यूट बढ़ रहा है उसको सोल्व करना चाहते हैं। और दूसरा ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान फिर से मेजर पावर्स का बेस ना बने, जैसे अमेरिका और रशिया का बना हुआ था कोल्ड वॉर और उसके बाद 9/11 के बाद। तो चाइना के बहुत सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व, इसलिए चाइना इन दोनों का डिस्प्यूट को रिजोल्व कराना चाहता है। लेकिन ये डिस्प्यूट रिजोल्व होने की जगह और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 2025 में जब इनकी लास्ट मीटिंग हुई थी अगस्त में, उसके बाद से तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने और ज्यादा अटैक बढ़ा दिए पाकिस्तानी प्रोविंसेस के अंदर। इवन उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक अटैक कर दिए। तो मतलब उनका एरिया ऑफ टारगेट अभी सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान हो गया है। तो इसके बाद पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट काफी गुस्से में है और वो तालिबान के ऊपर प्रेशर बना रही है, क्योंकि उन्होंने तालिबान को 90s में खड़ा किया था इंडिया को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान में। लेकिन वो अब उनका कार्ड उनके अगेंस्ट ही पड़ता दिख रहा है और उनको इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। और अभी जो ये अफगानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आया है, उसके बाद तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई है तालिबान से, इसलिए उन्होंने अभी काबुल पे अटैक कर दिया, जो अभी 9 अक्टूबर को उन्होंने किया था। उनका मेन रीजन उन्होंने ये दिया है कि वहां पर जो तहरीक तालिबान की लीडरशिप है वो छुपी हुई काबुल के अंदर, तो हम उसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कितने लीडर मारे गए कितने नहीं मारे गए ये अभी कुछ क्लियर नहीं ग्राउंड पे। लेकिन एक बात क्लियर है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते और ज्यादा डिटेरियोरेट होने वाले आने वाले दिनों में, क्योंकि ये उन्होंने काबुल में अटैक करके दो चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है तालिबान के लिए। एक तो उनके हार्ट में अटैक किया उन्होंने उनके कैपिटल के ऊपर, और दूसरा अब वो तालिबान उसको डिनाई भी नहीं कर सकते। पहले वो बॉर्डर एरियाज में तो तालिबानी फोर्सेस को टारगेट कर रही थी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अब उनके हार्ट में जाके उन्होंने जो एयर स्ट्राइक या ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं, उसके बाद अब तालिबान को भी कुछ ना कुछ काउंटर रिटेलिएशन में करना पड़ेगा, जिसके बाद उनके रिश्ते और ज्यादा खराब हो जाएंगे। और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया ने अपने रिलेशन खराब नहीं किए जब से तालिबान पावर में आया। अपना डिप्लोमेटिक एम्बेसी वहां पर बंद नहीं की, ठीक है, वहां अपने पर्सनल को विड्रॉ कर लिया, लेकिन अभी हम कांस्टेंट टच में हैं उनके साथ। और अभी जो लास्ट ईयर अर्थक्वेक भी आया है ईस्टर्न अफगानिस्तान के अंदर, उसमें भी हमने बहुत सारी वीट सप्लाईज और ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई थी तालिबान को। तो तालिबान के साथ हमारे रिश्ते इंप्रूव हो रहे हैं और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया में आना एक पॉजिटिव स्टेप है। लेकिन यहाँ पर कुछ रेड लाइन्स जो इंडिया को ड्रॉ करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि हमारे अगेंस्ट कोई भी फोर्सेज जो अफगानिस्तान में ऑपरेट होगी, तालिबान उसको स्पेस नहीं देगा, वो तालिबान को कमिट करना होगा। दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट का एक बहुत बड़ा इश्यू है तालिबान के साथ, तो स्पेशली वुमेन एजुकेशन के मामले में उसमें भी इंडिया को प्रेशर करने की जरूरत है तालिबान को कि वो वुमेन के एजुकेशन को वहां पर अलाउड करे। इंडिया के लिए 2-4 रेड लाइन है, बाकी इंडिया और अफगानिस्तान की रिलेशन बिल्कुल पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर है। और ये हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है पाकिस्तान को उसके वेस्टर्न सेक्टर में एंगेज रखने का, क्योंकि हमारे को जो 2 फ्रंट वॉर का सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है पिछले कुछ सालों से चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ से। अब अगर पाकिस्तान अपने वेस्टर्न सेक्टर में ऑक्यूपाइड रहेगा विद तालिबानी अफगानिस्तान, तो वो उनको दिक्कत वहीं रहेगी और वो इंडिया को काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना पाएंगे। और जो ये इस्लामिक कट्टरपंथी है, जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर अलायंस था पहले, जैसे कंधार हाईजैकिंग में हमने देखा, जब तालिबान और लश्कर तैयबा और इन सारे ग्रुप्स ने मिलकर, एलईटी ने सबने मिलकर काम किया इंडिया को काउंटर करने के लिए, वो ग्रुप अब टूटता हुआ दिख रहा है। क्योंकि जो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई से जुड़े हुए टेररिस्ट संगठन है, वो अब अफगानी तालिबान के साथ उनके रिलेशन खराब हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप अफगानी तालिबान के ऊपर प्रेशर बनाओ कि वो जो तहरीक तालिबान को अपनी कंट्री में सेफ हेवन दे रहा है ये मत दे। तो ये प्रॉब्लम उनके लिए बहुत ज्यादा भारी होगी है, और इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन अब एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अभी ट्रंप ने जो व्हाइट हाउस में आसिफ मुनीर जो आगे आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, और शहबाज शरीफ को बुलाया था, तब भी उन्होंने ये प्रपोजल दिया था कि बलोचिस्तान में आप भी एक नया पोर्ट बना लो, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट उनके रेयर अर्थ मेटल्स में है, जो अभी आने वाले टाइम थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए पाकिस्तान एक सुटेबल साइट है अमेरिका के लिए। तो अमेरिका उनके वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाहता है, जिसके लिए पाकिस्तान वो देने के लिए तैयार, और साथ में पाकिस्तान ये चाहता है कि काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स जो हैं, जो हमारे को तहरीक तालिबान या बलोची लिबरेशन आर्मी से प्रेशर मिल रहा है, ये 2 सेपरेटिस्ट ग्रुप जो प्रॉब्लम बने हुए पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उनके मिलिट्री के लिए, इनको काउंटर करने में अमेरिका मदद करे। तो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है ये, जो अभी अफगानी फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में आए हैं उसके बाद, और रिलेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में कहीं कहीं जाते दिख रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में क्या होता है ये हम देखेंगे ध्यान से और आपको बताते रहेंगे। दूसरा जो इश्यू यहाँ पर आ रहा है, जो अभी इंपॉर्टेंट हो गया 9 अक्टूबर को, जो चाइना ने एक नई अनाउंसमेंट की है, वो उन्होंने कहा है कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं उनके एक्सपोर्ट के ऊपर अब आपको जो एंड यूजर सर्टिफिकेट है वो देना पड़ेगा, जो भी कंपनी उनसे ले रही है। अब ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स को थोड़ा समझते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और क्या हो रहा है इनसे रिलेटेड, क्या डेवलपमेंट्स हुई है पिछले टाइम में। तो पहले ये है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो है बेसिकली 17 एलिमेंट्स है, लाइक स्कैंडेनियम,
या फिर येट्रियम या फिर नियोडीमियम, ये सारे सारे एलिमेंट्स है 17 जिनको यूज किया जाता है होम अप्लायंसेज में, लाइक स्मार्टफोन, टीवी में जो कलर आता है एलईडी, जो कलर वाले एलईडी आती हैं उनमें ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स यूज होते हैं, स्मार्टफोन्स में यूज होते हैं, माइक्रोवेव्स में यूज होते हैं। साथ में ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी उसमें भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे एमआरआई स्कैन वाली जो मशीन होती है या पीईटी स्कैन मशीन होती हैं, या इवन कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इन रेयर एलिमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके अलावा जो क्या नाम डिफेंस टेक्नोलॉजीज होती है, जैसे रडार्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, या चिप्स होगी जो मोबाइल और सारे आज के दिन जितनी मिलिट्री टेक्नोलॉजीज उनके अंदर लग रही हैं, साथ में सैटेलाइट्स होगी जो हम स्पेस में भेजते हैं, तो इन सारी चीजों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स का यूज होता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर, जिसके बिना कोई भी आज के दिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं किया जा सकता। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाइना इसके ऊपर क्यों रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और चाइना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इस रेयर अर्थ एलिमेंट वाले डिबेट के अंदर, तो इसके लिए समझने के लिए हमारे को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है ना, वो रेयर नहीं है, उनको वो अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वो एक जगह भी इकट्ठे नहीं मिलते, उनको अलग अलग जगह से सेलेक्ट करके और फिर उनको अलग करना पड़ता है बाकी एलिमेंट्स के से, और बाद में उसको जो प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी है वो चाइना जैसे कंट्रियों के पास ही है, हर कंट्री के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। स्पेशली जो हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर 7 मेजर एलिमेंट्स आते हैं, जिसके अंदर ये ट्रियम और स्कैंडिनियम भी है, इन एलिमेंट्स को तो प्रोसेस करने की 99% कैपेबिलिटी चाइना के पास है, और जो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं वो प्रोसेस काफी कंट्रीज में होते हैं। तो चाइना ने इनके ऊपर बैन इसलिए लगाया कि चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर चली हुई है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना के ऊपर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए थे, जैसे इंडिया के ऊपर 50% लगा रखे हैं। उसके काउंटर में चाइना ने 4 अप्रैल को इन 7 हैवी रेयर एलिमेंट्स को बैन कर दिया एक्सपोर्ट के लिए, कहा कि हम इनको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे यूएस को और ग्लोबल मार्केट में भी, और जो भी हमसे लेना चाहता है जो भी फॉरेन कंपनी, उसको हमारे को बताना पड़ेगा कि भाई आप इनको कहाँ यूज कर रहे हो, और अमेरिकन डिफेंस सेक्टर में कहीं आप सप्लाई तो नहीं कर रहे हो। अमेरिकन जो सैटेलाइट्स बना रहे हैं, अमेरिकन जो मिसाइल्स बना रहे हैं प्रीडेटर टाइप की, उन सारे टॉमहॉक मिसाइल, उन सारों में ये सारे यूज होते हैं। तो इन रेयर अर्थ एलिमेंट को कोई भी फॉरेन कंपनी अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को नहीं दे सकती है, ये उन्होंने 4 अप्रैल को बैन लगा दिया। अब क्योंकि चाइना 99% हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स को प्रोसेस करता है, तो चाइना के पास वो मोनोपोली है उस सेक्टर के अंदर। तो चाइना अगर ये एलिमेंट देगा ही नहीं किसी कंपनी को, जो कंपनी अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को दे रही है, तो इससे पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन के ऊपर फर्क पड़ेगा, और स्पेशली इंडिया जैसी कंट्री में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को, स्पेशली हैवी वाला जो सेक्टर है। तो ये सारी दिक्कतों के बाद चाइना ने ट्रेड वॉर के बाद ये सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे। उसके बाद अमेरिका और चाइना के ट्रेड नेगोशिएटर्स की लंदन में एक मीटिंग हुई अप्रैल के, जो ये लड़ाई शुरू हुई उसके बाद ट्रेड वॉर शुरू हुई, तब से उस मीटिंग में ये एग्री किया गया है, क्योंकि चाइना के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारी टैरिफ लगा रखी है और रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं। जैसे आपको पता होगा फर्स्ट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे हुआवे जो कंपनी है उसको चिप देने से मना कर दिया था अमेरिकन कंपनीज ने, क्योंकि हुआवे एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया था अमेरिकन या यूरोपियन कंपनीज का जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही थी उसके अंदर। तो अमेरिका को कहीं लगा कि ये कंपटीशन हमारे लिए भारी पड़ सकता है, इसलिए अमेरिका ने उनको चिप देने से मना कर दिया, जिससे हुआवे को काफी लॉस हुआ। तो चाइना ने उसके काउंटर रिटेलिएशन में ये सारे रेयर एलिमेंट और उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दिया। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए मैंने पहले वीडियो बनाई थी, कैसे अमेरिका के ऊपर दबाव बनाने के लिए चाइना ने सोयाबीन और ये बाकी कॉर्न की जो उनकी प्रोडक्शन है उसको लेने से मना कर दिया, और चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर है अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। तो ये तो उन्होंने उस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अटैक किया। दूसरा उनके बाद जो कार्ड है मेन जो अमेरिका को हार्म कर सकता है, वो ये रेयर अर्थ एलिमेंट वाला है। तो ये लंदन में जो एग्रीमेंट हुआ इनका, उसके अंदर ये एग्री किया गया कि चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट अमेरिका को प्रोवाइड करेगा, लेकिन उसकी कंडीशन ये रहेगी कि अमेरिका जो एआई चिप्स बना रहा है, क्योंकि अमेरिका चिप्स के मामले में अभी भी चाइना से आगे है, उनका जो डिजाइन है, उनका जो सॉफ्टवेयर है, वो चाइना से कहीं ज्यादा आगे। तो चाइना चाहता है कि वो एआई चिप्स उनको प्रोवाइड की जाए। तो चाइना को उन्होंने एग्री किया कि हम आपको चिप्स देंगे, उसके बदले आप हमारे को रेयर अर्थ एलिमेंट्स दोगे, जो हमारे डिफेंस सेक्टर और बाकी सारे जो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज उनमें यूज होता है उसको आप हमारे को प्रोवाइड कराओगे। उसके बाद इनके बीच में ट्रेड वॉर थोड़ी साइलेंट होगी, और उसके बाद ही इंडिया के ऊपर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और ज्यादा प्रेशर बनाया 50% टैरिफ वाला, कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो तो एडिशनल 25% टैरिफ आपके ऊपर ये लगेंगे कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, जबकि चाइना इंडिया से ज्यादा ऑयल ले रहा है रशिया से, लेकिन उसके ऊपर ये टैरिफ नहीं लगाए, क्योंकि चाइना के पास ये कार्ड्स है। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आप बिना कार्ड के कुछ नहीं कर सकते हो, जियोपॉलिटिक्स मोरालिटी पे नहीं चलती, प्योर पावर में चलती है, आपके पास क्या है दिखाने के लिए अगले को। तो उनके पास ये कार्ड्स है, रेयर अर्थ एलिमेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को जो वो इतना बाय करते हैं। तो चाइना ने ये कार्ड्स खेल के अमेरिका पे दबाव बनाया और अमेरिका से ट्रेड वॉर की ट्रूस कर ली।
जब ये लंदन में मीटिंग हुई उसके बाद। लेकिन अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रम्प साहब है, वो मिलने वाले थे चाइनीज प्रेसिडेंट से इसी महीने, क्योंकि एसोसिएशन एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एपेक की मीटिंग होनी थी इस बारी साउथ कोरिया में, इसी महीने के एंड में होगी। तो उस मीटिंग से पहले दोनों कंट्रीज के जो डेलीगेशन उन्होंने मिलकर फाइनलाइज कर लिया था कि दोनों हेड ऑफ स्टेट मिलेंगे और ट्रेड के आगे जो ट्रेड एग्रीमेंट होना है उसके ऊपर बातें होंगी। लेकिन उससे पहले चाइना एक ही नई 9 अक्टूबर को और रिस्ट्रिक्शन लेके आ गया रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर। उसके अंदर ये है कि कोई भी फॉरेन एंटिटी जो चाइनीज मेड रेयर अर्थ एलिमेंट को अपने प्रोडक्ट में यूज कर रही है, उसको एंड यूजर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आप इस प्रोडक्ट को किसको बेच रहे हो। अगर आप अमेरिका को बेच रहे हो, अमेरिकन डिफेंस कंपनीज को बेच रहे हो या अमेरिकन चिप कंपनीज को बेच रहे हो, तो आप ये नहीं कर सकते हो और हम आपको अपना प्रोडक्ट नहीं देंगे, अपना रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं देंगे। और उस रेयर अर्थ एलिमेंट के बगैर मैंने बता दिया आज के दिन मॉडर्न कोई भी टेक्नोलॉजी बनाई जा नहीं सकती, चाहे वो होम अप्लायंसेज हो, चाहे वो मेडिकल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो डिफेंस के मामले में हो। सारी टेक्नोलॉजियों में रेयर अर्थ एलिमेंट अभी क्रिटिकल कंपोनेंट हो गया, जिसके बिना कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप की नहीं जा सकती है। तो ये चाइना अब और प्रेशर बना रहा है अमेरिका के ऊपर। उसके बाद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, ट्रम्प साहब ने एक स्टेटमेंट भी जारी करी कि हम चाइना से के हेड से शी जिनपिंग जी से अभी नहीं मिलेंगे इस महीने के एंड में जो एपेक की समिट होने वाली है साउथ कोरिया के अंदर। तो अभी ट्रेड वॉर इनकी और बढ़ने वाली है। लेकिन चाइना ने ये दिखा दिया अमेरिका को कि हमारे पास कार्ड्स है और हम आपके ऊपर प्रेशर बना सकते हैं, आपके पास डॉलर्स और आपके पास सेमीकंडक्टर्स हैं, आप उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, तो हम अपने रेयर अर्थ एलिमेंट और आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को रोककर आपको उतना ही हार्म कर सकते हैं, आप जितना आप हमारे को हार्म कर सकते हो। तो चाइना के पास भी अपर हैंड है इस ट्रेड वॉर के अंदर। अब इसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा? इंडिया पे सबसे पहले इंपैक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया की और चाइना की 2020 में जब से बॉर्डर वॉर चली, गलवान में जो कॉन्फ्लिक्ट हुई, उसके बाद से इंडिया और चाइना के रिलेशन खराब रहे हैं और चाइना और इंडिया के बीच में जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा लॉस हुआ है और इंडिया ने चाइनीज कंपनीज को बहुत सारे बैन कर दिए, जैसे टिकटॉक जो बाइडेंस की सब्सिडरी है, तो इन सारी कंपनीज को इंडिया ने बैन कर दिया। अभी इंडिया के 2024 के एंड में एग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर पे डिसएंगेजमेंट का, और वो अपने ट्रूप्स को दोनों बॉर्डर पे पुल आउट कर लेंगे ताकि वो जो बॉर्डर पे इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन बन रखी थी उसको थोड़ा नॉर्मलाइज किया जा सके। और जब से ट्रम्प साहब आए उन्होंने अपने ऊपर 50% टैरिफ लगाए हैं, तो आप भी चाइना को अब थोड़ा भाव ज्यादा देने लग गए हैं, क्योंकि चाइना हमारे को काउंटर करने के लिए चाहिए अमेरिका को। तो इंडिया के हेड जो है पीएम मोदी जी और चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग की मीटिंग भी हुई थी अभी एससीओ समिट के दौरान। उस टाइम पे भी एग्री किया था कि चाइना इंडिया को ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी 4 अप्रैल को, वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा। कि उस रिस्ट्रिक्शन में ये था कि आप जो भी कंपनी इस प्रोडक्ट को ले रही है उसको बताना पड़ेगा ये किसके लिए यूज करेंगे, एड यूजर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो दिल्ली में चाइनीज एम्बेसी उसके अंदर सबसे पहले जो कंपनीज रेयर अर्थ एलिमेंट को इंपोर्ट कर रही है इंडिया में चाइना से, उन सारों को वहां से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो परमिशन देंगे तब वो इंपोर्ट्स आएंगे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है ट्रेड के ऊपर, इससे इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर स्पेसिफिकली हार्म हुआ है, बाकी सेक्टर्स भी हार्म हुए। जैसे ईवी सेक्टर में हमारी एक कंपनी है बजाज अपना एक ईवी स्कूटर बनाती है जिसका नाम है चेतक। तो चेतक की जो प्रोडक्शन थी पिछले साल अगस्त में, वो 20,000 चेतक उन्होंने बनाए थे, 20,000 अप्रोक्सीमेटली चेतक प्रोड्यूस किए थे बजाज ने। इस साल अगस्त में हमने 10,000 किए, क्योंकि उनके पास वो रेयर अर्थ एलिमेंट का सप्लाई बंद हो रखा है पिछले 5-6 महीनों जब से अमेरिका और चाइना की ट्रेड वॉर चली हुई है। तो उसके कारण हम अपने जो प्रोडक्शन जो है ना वो स्लो हो गई है इंडिया में ईवी कंपनीज की, जितनी भी स्कूटर इसे या कार्स बना रही है। तो इंडिया को ये सारे चाहिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और वो चाइना से आ रहे हैं। तो चाइना अगर ये ट्रेड वॉर और बढ़ती है और अभी एंड यूजर सर्टिफिकेट और मांगने लगे 9 अक्टूबर के बाद, तो अब और दिक्कतें और बढ़ने वाली है इंडिया की ईवी और बाकी सेक्टर्स के लिए जो चाइनीज रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और इंडिया का जो इंपोर्ट है 93% रेयर अर्थ एलिमेंट्स का वो चाइना से ही है। इंडिया मोस्टली मतलब 93% अपना इंपोर्ट सिर्फ चाइना एक ही कंट्री से करता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है नियर टर्म में, क्योंकि नियर टर्म में हमारे पास वो कैपेबिलिटीज ही नहीं है। मैंने आपको पहले बताया वीडियो की स्टार्टिंग में कि रेयर अर्थ जो है उसकी जो प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी, स्पेशली हैवी रेयर अर्थ में 99% प्रोसेस वो चाइना में होते हैं। तो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट में भी चाइना ने बैन कर रखा है कि कोई भी चाइनीज कंपनी जो इनको प्रोसेस कर रही है वो उसकी टेक्नोलॉजी को किसी और कंपनी को, फॉरेन कंपनी को नहीं दे सकती या फॉरेन गवर्नमेंट को नहीं दे सकती, ताकि वो सीख ना जाए इसको प्रोसेस कैसे करना है। तो इंडिया के पास अभी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी लाने में 5-10 साल लगेंगे। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बहुत बड़ा रिजर्व है इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया ऑक्साइड्स तो बना लेता है उनके, लेकिन उनको मैग्नेट में कन्वर्ट करने के लिए हमें वो चाइना में भेजने पड़ते हैं प्रोसेस करने के लिए। तो हमारे पास प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है नहीं, जिसके लिए कम से कम 5-10 साल लगेंगे इसको लाने में। उसके लिए आपने को बहुत ज्यादा एक बजट एलोकेट करना पड़ेगा भारत सरकार को। दूसरा ये है कि हमारे को अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। अभी ये सिर्फ चाइना पे हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमें पता है कि चाइना ही मोस्टली प्रोसेस कर रहा है, लेकिन बाकी कंट्रीज ने भी पिछले कुछ सालों में रेयर अर्थ को अपनी कंट्री में प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। उसमें ऑस्ट्रेलिया,
साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज लीड कर रही हैं, जापान। तो हमारे को ये जो लाइक माइंडेड कंट्रीज है जिनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन, उनके साथ मिलकर हमारे को अपनी कंट्री में प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी इन कंट्रीज की हेल्प के साथ, और अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा जो स्वदेशी का और जो ये नारा है आत्मनिर्भर भारत बनाने का, ये पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने अपनी पहले वीडियो में भी आपसे जिक्र किया था कि इंडिया जेट इंजन खुद के नहीं बना पा रहा है, उसके लिए अभी हम ढूंढ रहे हैं फॉरेन कंपनी साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में जेट इंजन। दूसरा हमारा जो सबसे मेन अकीलीस हील है, जो हमारा कमजोर पॉइंट है हमारी फॉरेन पॉलिसी में, वो है चिप्स। हम चिप्स भी नहीं बना सकते हैं। चाइना भी इतना एडवांस नहीं चिप्स के मामले में, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री बेस्ट है पूरी दुनिया में चिप बनाने के मामले में। सबसे एडवांस चिप अमेरिका बनाता है, फिर चाइना उस रेस में अमेरिका के पास आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत इन्वेस्टमेंट किया पिछले सालों में, जब से ये हुआवी वाला केस हुआ 2020 में। तीसरा ये है जो हमारा रेयर अर्थ एलिमेंट वाला, ये भी हमारा अकीलीस हील है, वीक पॉइंट है। जब भी कल हमारी चाइना के साथ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट होती है या कोई और लड़ाई होती है, ट्रेड वॉर होती है, तो उसमें चाइना ये रेयर अर्थ एलिमेंट वाला जो उनके पास कार्ड है वो खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया के पास अपना प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है रेयर अर्थ की, जैसे अमेरिका और जैसी कंट्री के पास नहीं है। और दूसरा ये सब आज के दिन मॉडर्न सारी टेक्नोलॉजी रेयर अर्थ पे डिपेंडेंट है। तो इंडिया को चाहे फ्यूचर में अपने रडार्स डेवलप करने हो, चाहे इंडिया को अपना डिफेंस सेक्टर को मजबूत बनाना हो, चाहे अपना ईवी सेक्टर को ग्रो करना हो, या फिर विंड टर्बाइन्स बनाने हो या सोलर पैनल्स बनाने हो, इन सारे के सारों में हमारे को यूज होगा इन क्रिटिकल एलिमेंट्स का, जिनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और ये आज के दिन चाइना की इनके ऊपर मोनोपोली है, और ये मोनोपोली अगले 5-10 साल जब हम एक स्ट्रेटेजिक प्लान लेके चलेंगे और एक कोहेरेंट प्लान बना के बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर में, तभी हम चाइना के साथ कैचअप कर पाएंगे और एक डोमेस्टिक एक इकोसिस्टम बना पाएंगे जिसमें हमारे को किसी और पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। तब तक इंडिया के लिए खतरा रहने वाला है रेयर अर्थ एलिमेंट वाला जो सेक्टर है। थैंक यू।